हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजिता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में एमएल अग्रवाल की बुक में से एक्सरसाइज 1.1 के 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6⁻12 mod 7। मीन्स हमें 6 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और इससे जो वैल्यू आएगी उसको 7 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए 6 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान से देखना। अब 9 से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, तो ये इजी क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे कर सॉल्व करेंगे। 6⁻12 mod 7 निकालना है। आपको क्या करना है, जिसके ऊपर पावर होती है ना आपको वो लेकर चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको 2 मेथड बताऊँगी, तो आपको जो ईजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर पावर होती है ना आपको उसको लेकर चलना है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। सॉल्यूशन ले लेते हैं और यहाँ पर मैं बात करती हूँ फर्स्ट मेथड की। तो आपको क्या करना है, जिसके ऊपर पावर है आप पहले वो ले लीजिए। तो मैंने 6 लिखा। अब 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो मैं लिख सकती हूँ 6 कॉन्ग्रुएंट 6 mod 7, मैं ये लिख सकती हूँ, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने जब इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे वहाँ भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझाया था, तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए अब आपको 6 और 7 में ऐसे नंबर्स लेने हैं, 6 और 7 में ऐसे नंबर्स लेने हैं जो नंबर्स जिन नंबर्स में 1 का डिफरेंस हो। जैसे देखिए मैं 6 को मल्टीप्लाई करती चली जाऊँगी और उस नंबर पर रुक जाऊंगी जो 7 की टेबल में जो नंबर उसके नंबर से 1 का डिफरेंस होगा। देखिए मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6 इंटू में 6 क्या आएगा, 36 आ रहा है ना, 36, ठीक है। और 7 5 जा 35 होता है ना। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस, राइट, 1 का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बोथ साइड पावर 2 लेके चलूँगी। तो मैं यहाँ पर बोथ साइड पावर कर देती हूँ 6 स्क्वायर और यहाँ पे 6 स्क्वायर mod 7, मैंने यहाँ पर ये पावर ले ली है। अब यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, मैंने लिखा है इफ़ a कॉन्ग्रुएंट b mod n। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के ऊपर एक पावर ले सकते हैं, दोनों के ऊपर एक पावर ले सकते हैं। और कंडीशन ये है कि ये जो k है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो मैंने इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बोथ साइड पावर ले लिया। अब जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस वाली पावर को कुछ नहीं करते, यहाँ पर आ जाएगा 36 mod 7, ये हो गया। अब 36 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा और यहाँ पर mod 7, ये हुआ। एक्चुअल में हम ऐसा क्यों करते हैं, मेनली हमारा काम होता है यहाँ पर किसी भी तरह 1 या -1 आ जाए, 1 या -1 आ जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, 1 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए आपको 1 ही मिलेगा। इवन -1 की पावर भी अगर आप लेते हैं, इवन लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड लेंगे तो वो -1 में हो जाएगा, राइट। तो 1 की पावर अगर हम लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। 1 की पावर आप 100 ले लो 1 आएगा, 1 की पावर आप 1000 ले लो तो 1 आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर 1 चाहिए होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा 6 था, यहाँ पे 7 था, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करते चले गए। हमें वो नंबर चाहिए जो 7 की टेबल में ऐसा नंबर हो जिसमें उनके दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो इसलिए हमने क्या किया, 6 इंटू में 6 36 आ रहा है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब ये 6 की पावर 2 है ना, तो इसलिए हमने बोथ साइड पावर 2 ले लिया। तो यहाँ 6 स्क्वायर इसको ओपन किया तो 36 और यहाँ पर mod 7, 36 को 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर 1 आ चुका है, 1 आते ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, यहाँ पर 2 है, मुझे क्या चाहिए, 6 की पावर 12 चाहिए।
6 की पावर 12। तो अब 2 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पावर लेनी पड़ेगी 6, बोथ साइड पावर लेनी पड़ेगी मुझे 6, राइट। तो यहाँ पे पावर हम 6 ले लेते हैं और यहाँ पर मॉड 7। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ भी यूज़ किया। तो ये हो गया मेरा 6⁻12, ये हो गया 1 और ये हो गया मॉड 7। और इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब ये है कि 6⁻12 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। 6⁻12 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर मेरा 1 आएगा और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो इसलिए 6⁻12 मॉड 7 का जो आंसर होगा वो होगा 1। ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ये था फर्स्ट मेथड। चलिए अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो आइए अब सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या सॉल्व करना है, 6⁻12 मॉड 7, राइट। तो मैंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, जिसके ऊपर पावर है आपको वो लेके चलना है। तो हम 6 ले लेते हैं, राइट। अब 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा 6 ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट, ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा अब देखिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे मुझे 1 या -1 चाहिए, मैंने यही कहा है ना। अब आप देखिए 6 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, 6 - 1 मॉड 7, ऐसे नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना। ये बात मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताई है, ये बात मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है कि हम यहाँ पर -1 क्यों लिख सकते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पर रीज़न ये है बिकॉज 6 एंड -1 आर कॉन्ग्रुएंट, 6 एंड -1 आर कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 7 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब आप ये मत पूछना कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, यहाँ पर मतलब क्या है, 6 और -1 ये दो ऐसे नंबर है जिनको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर सेम आएगा। अब देखिए 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 6 ही आएगा। अब -1 को अगर मैं -1 को ध्यान से देखिए, अगर मैं -1 को 7 से डिवाइड करूँ तो -1 पे जाएगा, माइनस का 7, ये हो जाएगा प्लस, और ये देखिए रिमाइंडर क्या आया 6, रिमाइंडर क्या आया 6। इट मीन्स अगर मैं 6 को 7 से डिवाइड कर रही हूँ रिमाइंडर 6 आएगा, -1 को 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर मेरा 6 आ रहा है। इट मीन्स 6 और -1 जो है ना वो मॉड 7 में कॉन्ग्रुएंट है, 6 और -1 जो है वो मॉड 7 में कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए मैं 6 मॉड 7 की जगह -1 मॉड 7 लिख सकती हूँ। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ -1 जो है ये रिमाइंडर नहीं है। यहाँ पर कई बच्चे ये सोचेंगे कि 6 को 7 से डिवाइड करके मैंने यहाँ पर रिमाइंडर -1 लिखा है, यहाँ पर ये रिमाइंडर नहीं है। मैंने बस क्वेश्चन को ईजी करने के लिए मैंने लिख दिया 6 मॉड 7 है, और मुझे पता है कि 6 मॉड 7 -1 मॉड 7 के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया है। और रीज़न 6 एंड -1 आर कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 7। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर से समझा रही हूँ, यहाँ पे 6 मॉड 7 है, 7 और 6 में 1 का डिफरेंस है, इसलिए मैं -1 मॉड 7 लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये इसका रिमाइंडर नहीं है। 6 और -1 जो है 7 के उसमें कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -1 है, मुझे पावर क्या चाहिए 12, तो मैं अब डायरेक्ट पावर 12 ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पावर लिया 6⁻12 -1⁻12 मॉड 7, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया है, सेम वही प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, राइट। अब देखिए 6⁻12 -1 की पावर इवन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा मॉड 7। और यहाँ पर भी देख लीजिए 6⁻12 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 7, और यहाँ पर भी देखिए सेम वही आंसर आ गया है। इसलिए 6⁻12 मॉड 7 का आंसर मेरा 1 होगा। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। ये मेथड आपको तभी समझ आ सकता है जब आपका कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो, तभी आपको ये मेथड समझ आ सकता है, अदरवाइज आप इस मेथड से कर सकते हैं।
अगर आप सिर्फ इसी मेथड से करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही मेथड होगा, लेकिन अगर आप इसको भी अच्छे से समझेंगे, मीन्स कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझेंगे, तो आपके पास ऑप्शन होंगे, आपके एक क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो देखिए आपके पास ये दूसरा मेथड भी है। तो चलिए, आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 17 रेज़ टू पावर 17। अब हमें क्या करना है, 17 रेज़ टू पावर 17 की लास्ट डिजिट निकालनी है। मीन्स अगर 17 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसको हम इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम मॉड 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बताया था कि अगर हमसे लास्ट डिजिट पूछी जाए, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, तो हम उसको मॉड 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछी जाए तो उसको मॉड 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। और अगर लास्ट की 3 डिजिट्स पूछी जाती है तो मॉड 1000 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे लास्ट डिजिट पूछी गई है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को मॉड 10 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। टू फाइंड द लास्ट डिजिट वी शैल फाइंड 17 रेज़ टू पावर 17 मॉड 10। हमें ये निकालना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। देखिए मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है किसी के ऊपर पावर हो तो आपको जिसके ऊपर पावर है वो नंबर लेके चलना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 17 लिख लेते हैं। पहले लिख लिया 17। अच्छा, अब 17 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, 17 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 7। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 17 इज इक्विवेलेंट 7 मॉड 10। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, 1 या -1, इससे मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो वो लाने के लिए हमें क्या करना होता है, 7 और 10 में रिलेशन ढूंढना होता है। 7 और 10 के टेबल में जो नंबर्स होते हैं ना, मुझे वो देखना पड़ेगा कि उनमें 1 का गैप कब आएगा। तो पहले हम 7 को मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 7 इंटू में 7 49 आ रहा है, 49। हाँ, 10 की टेबल में 50 तो आता है ना। तो यहाँ पर इनका 1 का गैप आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी। तो 7 इंटू 7 49 जो मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे पावर क्या लेनी है, स्क्वायर में पावर लेनी है। हम यहाँ पर ये जो करते हैं वो क्यों करते हैं, ये चेक करने के लिए कि अब मुझे पावर कौन सी लेनी है। हम डायरेक्ट 17 की पावर थोड़ा ना ले सकते हैं। अब बताइए, अगर मैंने बोथ साइड दोनों पावर 17 ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा, 7 को मुझे 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हमें क्या करना होता है, इस तरह से चेक करना होता है कि कहीं पे मुझे 1 का डिफरेंस मिल जाए। इससे क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे 1 मिल जाएगा ना, तो 1 की पावर में कुछ भी ले लूँ, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब मुझे क्या करना है, बोथ साइड पावर लेनी है स्क्वायर। यहाँ भी पावर 7 में स्क्वायर में और यहाँ भी पावर स्क्वायर में, मैंने ये ले लिया। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया मैंने यहाँ पर, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड n है, देन a रेज़ टू पावर k b रेज़ टू पावर k मॉड n फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो 17 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49 और ये हो गया मॉड 10। अच्छा, अब देखिए 17 का स्क्वायर 10 की टेबल में 50 आता है ना। 10 की टेबल में 50 आता है, 50 और 49, 49 50 से कितना कम है, 1 की कमी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -1 मॉड 10, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। बार बार मैं आपको ये बात समझा रही हूँ, ये मत सोचना कि -1 यहाँ पर रिमाइंडर है। रिमाइंडर जो है वो माइनस में नहीं आता है। यहाँ पर ये 49 और -1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मॉड 10 में। हम यहाँ रीज़न बताएंगे, बिकॉज 49 एंड -1 आर कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 10। मॉड 10 में ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। मुझे यहाँ पर 1 या -1 चाहिए था, मैंने आपको ये बात बोली थी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर आ चुका है, यहाँ पे 17 है। अब अगर मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 17 आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, 17 के आसपास का नंबर है 16। 17 अगर किसकी मैं बात करूँ तो 16
और एक कम रह जाएगा, है ना। तो मैं 16 के अकॉर्डिंग चलती हूँ। यहाँ पर 17 है, यहाँ पे 16 और 1 प्लस करूँगी तो मेरा 17 बनेगा ना। तो मैं क्या करती हूँ, +1, तो मैं क्या करती हूँ 16 के अकॉर्डिंग चलती हूँ। तो मैं बोथ साइड पावर क्या ले सकती हूँ, 17, यहाँ पे 2 है, मैं 8 ले लेती हूँ बोथ साइड, -1 और यहाँ पे 8, मैंने 8 ले लिया है, राइट। यहाँ तक समझा गया। प्रॉपर्टी आपको पता ही है मैंने कौन सी यूज़ की है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ की है, राइट। चलिए अब देखिए 17 आ चुका है और -1 की पावर अगर इवन हो तो वो 1 होता है, और यहाँ पर mod 10 ये आ गया। अब यहाँ पर केवल एक ही 17 की कमी है, एक ही 17 की कमी है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बोथ साइड, यहाँ पर बोथ साइड मुझे 17 से मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड मुझे 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो मेरे पास आ गया है 17 है ना, यहाँ पर भी मैंने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी मैंने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया और mod 10 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो मल्टीप्लाई किया कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया, देखिए, बिकॉज अगर a कॉन्ग्रुएंट b mod n है तो हम लिख सकते हैं a के b के mod n, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। बोथ साइड मैं k से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, जहाँ पे k जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, राइट। अब आपको मैं यहाँ पर भी एक बात समझा देती हूँ, फिर से सुनिए। जब हम पावर की बात करते हैं तो k मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, जब हम पावर की बात करते हैं तो k नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, जब मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये इंटीजर को बिलोंग करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पावर 16 है, यहाँ 1 है, तो आपको पता है प्रोडक्ट में अगर बेस सेम हो तो हमारी पावर ऐड हो जाती है। तो ये 17 की पावर हमारा 17 आ जाएगा, और 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा, और यहाँ पर mod 10 आ गया, राइट। 17 को 10 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 mod 10। अब 7 जो है वो 10 से छोटा है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब 17, इस लाइन का मतलब क्या है, 17 इक्विवेलेंट 7 mod 10। इसका मतलब यह है 17 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर आएगा 7, और रिमाइंडर ही मेरी लास्ट डिजिट्स होती है, तो इस केस में जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट ऑफ 17 इज़ 7, वो हमारी 7 होगी। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ रहा होगा। मैंने एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में भी इनको बहुत डिटेल्स में समझाया था, और यहाँ भी मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2⁻20। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2⁻20। तो हमें क्या करना है, 2 को अगर 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो उसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी, हमें ये बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम mod 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी होती है तो हम क्वेश्चन को mod 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर टू फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2⁻20 we shall find 2⁻20 mod 100। हमें ये निकालना है, राइट। चलिए अब मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, जिसके ऊपर पावर है उसको लेके चलना है। चलिए ले लेते हैं, 2 ले लिया, 2 को किससे डिवाइड करना है, 100 से। तो 2 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो 2 ही आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अब मुझे 2 और 100 के बीच में ऐसे नंबर्स ढूंढने होंगे जिनमें 1 का डिफरेंस हो। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 को मल्टीप्लाई करते जाना है, मतलब 2 इंटू में 2, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। तो अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई भी करती चली जाऊँ, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 पे जाकर ये 128 होगा, 128 होगा। और यहाँ पर 100 है, तो देख लीजिए यहाँ पर मेरा 1 का डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, 1 का डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पावर को ले लेते हैं, पहले पावर को ले लिया, ठीक है,
और ये मैंने ले लिया पावर को, और पावर के फैक्टर कर लेते हैं, सबसे पास वाले फैक्टर। तो 2 के अगर मैं फैक्टर करूँ, 20 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या आएगा, 2 और 10, 2 और 10। तो अब हमें क्या करना है, या तो इसकी पावर 2 लेनी है या इसकी पावर मुझे 10 लेनी है। अगर मैं इसकी पावर 2 ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने इसकी पावर 2 लिया, बोथ साइड 2, तो 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4 होगा। 4 जो है वो 100 से तो डिवाइड होगा नहीं, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड पावर जो है वो 10 लेनी होगी। तो हम ले लेते हैं 2 की पावर 10, यहाँ भी 2 की पावर 10 मॉड 100। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि जब मैं इस तरह से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखिए जब मैं 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 64 आता है। 64 जो होता है, 64 वो 100 से कम होता है। अब 2 को मैंने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 128 आ गया। 128 और 100, 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो मैंने इसलिए इस मेथड को छोड़ दिया। अब क्या किया, जो पावर है ना, पावर उसके फैक्टर की है, 2 और 10, पहला फैक्टर मेरा यही बन रहा है ना, तो 2 और 10। तो अब मैं या तो बोथ साइड 2 में पावर लूँगी या 10 में। 2 में पावर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है, 4 100 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने 10 में पावर ले लिया, राइट। अच्छा, अब 2 रेज़ टू पावर 10, और आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 2 रेज़ टू पावर 10 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1024 आता है। और आपको इतना आना चाहिए, आपको कम से कम 2 की पावर 10 तक की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 10 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट जो होती है वो हमारा रिमाइंडर आता है, डिवाइड कर दिया, यहाँ तक हो गया। अच्छा, 2 रेज़ टू पावर 10 आ गया है, मुझे क्या चाहिए, 2 रेज़ टू पावर 20। 10 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो बोथ साइड मुझे पावर 2 लेनी पड़ेगी। तो 2 रेज़ टू पावर 10, यहाँ भी पावर 2 ले लिया मैंने 24, और यहाँ पे मैंने पावर 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मॉड 100 ये ले लिया। प्रॉपर्टी कौन सी चल रही है, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड n है, देन हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर k, b रेज़ टू पावर k मॉड n फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान रखना ये फॉर ऑल का साइन है, उल्टा ए मत समझ लेना, फॉर ए का साइन है, फॉर ऑल का साइन है। तो ये 2 की पावर 20, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 6 आता है, ये हो गया मॉड 100, राइट। अच्छा, अब 2 रेज़ टू पावर 20, 5 7 6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट्स इसका रिमाइंडर होता है, तो ये मॉड 100 आ गया, मॉड 100। अब ये आगे और डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर 20 आर 76। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 76। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ 7 PM करेंटली, व्हाट टाइम इन AM और PM विल बी इन नेक्स्ट 1500 आवर्स। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अभी घड़ी में 7 PM है, मतलब अभी शाम के अगर 7 बज रहे हैं, तो 1500 आवर्स बीत जाने के बाद, मतलब 1500 घंटे बीत जाने के बाद घड़ी में क्या टाइम होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि करेंटली अभी जो टाइम है वो 7 PM है, 1500 आवर्स बीत जाने के बाद, नेक्स्ट 1500 आवर्स के बाद घड़ी में क्या टाइम होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब हम सबको पता है कि टाइम जो है वो 24 आवर्स के बाद खुद को रिपीट करता है, मतलब अगर अभी घड़ी में 7 PM है तो 24 आवर्स के बाद भी घड़ी में 7 PM का ही टाइम होगा, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को मॉड 24 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि टाइम जो है ना हर 24 आवर्स के बाद खुद को रिपीट करता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को मॉड 24 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सो वी फाइंड 1500 मॉड 24।
हमें ये निकालना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम खुद को 24 आवर्स के बाद रिपीट करता है। अगर अभी घड़ी में 7 बज रहे हैं, अगर अभी घड़ी में 7 PM है, तो 24 आवर्स के बाद मतलब एक दिन बीतने के बाद भी घड़ी में 7 PM का ही टाइम होगा। तो इसलिए हम इसको मॉड 24 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1500 को 24 से डिवाइड करना है। 1500 को 24 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा 6 पे जाएगा। 144 60 आ गया, और ये हमारा 2 पे 48, और रिमाइंडर आ गया मेरा 12। रिमाइंडर आ गया 12। इस रिमाइंडर का क्या मतलब है? इस रिमाइंडर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ 1500 मॉड 24 जो है वो इक्विवेलेंट है 12 मॉड 24 के। ये इसको इक्विवेलेंट है, राइट। इसका मतलब ये हुआ घड़ी में 1500 घंटे मतलब 1500 आवर्स बीतने के बाद जो टाइम होगा ना, वो 12 आवर्स बीतने के बाद भी वही टाइम होगा। देखिए 1500 आवर्स बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा घंटे हैं, है ना। तो हम 7 PM में इतने आवर्स ऐड तो नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसको छोटा कर लिया। कैसे छोटा किया? हमने ढूंढ लिया कि इसके इक्विवेलेंट वैल्यू कौन सी है, इसके इक्विवेलेंट वैल्यू कौन सी है। देखिए जैसे मान लीजिए अभी घड़ी में 12 बज रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी अगर घड़ी में 12 बज रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 12 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है। अच्छा, अब मैं आपसे कहती हूँ कि 13 मॉड 12, 13 मॉड 12, इसका मतलब क्या है? 13 जो है ना वो 1 के इक्विवेलेंट है। 13 जो है 1 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि 13 को आप 12 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। इसका मतलब 13 आवर्स बीत जाने के बाद, 13 आवर्स बीत जाने के बाद टाइम क्या होगा? 1 बजे होंगे, है ना। अगर अभी 12 बज रहे हैं, अगर अभी 12 बज रहे हैं, 13 आवर्स बीत जाने, देखिए 12 घंटे बीतने के बाद तो हम सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे, वापस यहीं पहुँच जाएंगे, है ना। 12 घंटे बीत गए, अब 13 आवर्स के लिए हम 1 घंटे और आगे आएंगे, तो इसका मतलब 13 आवर्स बीत जाने के बाद 1 बज रहा होगा, है ना। और ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि 12 अभी बजे हैं, तो 1 घंटा बीतने के बाद क्या टाइम होगा? तब भी 1 ही बजेगा। तो 13 जो है 1 के इक्विवेलेंट है ना। 13 1 के इक्विवेलेंट है। सेम ऐसे ही 15 आवर्स 12 आवर्स के इक्विवेलेंट है। मतलब घड़ी में अगर अभी 7 PM, अगर 7 PM है, 1500 आवर्स बीतने के बाद जो टाइम होगा ना, 7 PM का अभी जो टाइम है, 12 आवर्स बीतने के बाद भी वही टाइम होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1500 आवर्स जो हैं, 1500 आवर्स जो हैं इज़ इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स। 12 आवर्स के इक्विवेलेंट होगा। अभी करंट टाइम क्या है? करंट टाइम है अभी 7 PM, 7 PM आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स, 12 आवर्स के बाद का निकालना है। आफ्टर 12 आवर्स टाइम क्या हो जाएगा? 12 घंटे के बाद PM AM में और AM PM में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो 12 घंटे के बाद ये सुबह के 7 हो जाएंगे, सुबह के 7 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ घड़ी में जो टाइम होगा वो 1500 आवर्स के बाद भी हमारा 7 AM होगा। तो आफ्टर 1500 आवर्स भी जो टाइम होगा वो 7 AM होगा, वो 7 AM होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x+1 कॉन्ग्रुएंट 32 मॉड 7। हमें क्या करना है? हमें x की वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और ये क्वेश्चन है हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का। तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? अगर x+1 कॉन्ग्रुएंट 32 मॉड 7 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए x+1 कॉन्ग्रुएंट 32 मॉड 7 अगर ऐसा है, तो डेफिनेशन कहती है x+1 माइनस 32 इज
डिविजिबल बाय 7, ये 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये डिविजिबल है तो x माइनस ये 31 हो जाएगा, x माइनस 31 ये मल्टीपल भी होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ये 7 का मल्टीपल भी होगा, राइट, 7 का मल्टीपल भी होगा। अगर ये मल्टीपल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 7 लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा जो है हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब x की वैल्यू निकालने के लिए 31 को इस साइड ले जाते हैं, 7 लैम्डा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज़ हम लैम्डा की पुट कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0 डाल सकते हैं, +-1 डाल सकते हैं, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन, और इस तरह से हम आगे की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम पुट करते हैं, यहाँ पर 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो ये 31 रह जाएगा, ठीक है। अगर हम +1 पुट करते हैं, देखिए 31 + 7, लैम्डा की वैल्यू +-1 पुट करना है, +-1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस और 7, ये हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वैल्यू आ गई 31 + -7। अब यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं, यहाँ पर हमने 2 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 जा, ये हमारा 14 हो जाएगा। मीन्स 7 के मल्टीपल चलते चले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31 + -14, 31 + -21, 31 + -28, इस तरह से हमारी वैल्यूज़ आती चली जाएगी, राइट। तो हमारी x की वैल्यूज़ क्या होंगी, तो देखिए हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, x इज इक्वल टू, पहले बीच में लिख लेते हैं 31, हमने यहाँ पे 31 लिख लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या है, 7 है ना, या तो आप ऐसे कीजिए 31 में 7 ऐड कीजिए, 31 में आप 7 ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 31 में 7 ऐड किया 38, फिर 31 में 14 ऐड कीजिए, इस तरह से वैल्यूज़ लिखते चली जाइए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 31 में आप 7 ऐड कीजिए, 38 बना, 38 में फिर 7 ऐड कर दीजिए, 7 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो ये 52 हो जाएगा। तो ये हमारे प्लस वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, मतलब प्लस करते करते जब आप पहुँचोगे तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, आपकी यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 31 और 14 आप ऐड करोगे तो ये आएगा, देख लीजिए 31 21 ऐड कीजिए, देखिए ये आएगा। तो हम इस तरह से ना ऐड करके ना डायरेक्ट 7 ऐड कर रहे हैं और यहाँ से आप 7 माइनस करते चले जाइए। तो 7 माइनस कीजिए, 31 में से 7 माइनस कर दीजिए, 24 आ जाएगा, फिर इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 17 आ जाएगा, फिर 7 माइनस कर दीजिए 10 आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ से हमारी नेगेटिव की वैल्यूज आती चली जाएगी, यहाँ से नेगेटिव वाली वैल्यूज आती चली जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा सेट, ये हमारा सेट बन जाएगा, ये बन गया हमारा सेट। और हमें ये वैल्यूज़ निकालनी थी, ये वो सारी वैल्यूज़ है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ये सारी वो वैल्यूज़ है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 48 इज कॉन्ग्रुएंट 12 mod n, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। हमें क्या करना है, अगर 48 12 के कॉन्ग्रुएंट है mod n में तो हमें n की वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये क्वेश्चन है हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। हमें क्या गिवन है, 48 कॉन्ग्रुएंट 12 mod n, तो इसका मतलब क्या हुआ, 48 माइनस 12 इज डिविजिबल बाय n, n से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अच्छा तो अब माइनस कर देते हैं, 48 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 इज डिविजिबल बाय n, और अगर ये डिविजिबल है तो 36 जो होगा इज़ अ मल्टीपल ऑफ n, ये n का मल्टीपल होगा। और अगर ये n का मल्टीपल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 36 इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा, राइट। अच्छा अब हमें यहाँ पर n की वैल्यूज़ निकालनी है। हमें पता है
एन की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, 36 अपॉन में लैम्डा, हम ऐसे लिख सकते हैं। एन की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 36 अपॉन में लैम्डा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, हमें पता है इस कंडीशन में हमारी एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। हमारी एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। लैम्डा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, लैम्डा अगर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैंने लैम्डा की कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाली तो यहाँ पर एन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, लेकिन एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं डाल सकती, क्योंकि नेगेटिव में डालने से एन की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पर मैं जीरो भी नहीं डाल सकती, क्योंकि जीरो पुट करने से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे पॉजिटिव में वैल्यूज डालनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करती हूँ तो एन की वैल्यू 18। लैम्डा की वैल्यू 3 तो एन की वैल्यू हो जाएगी 12। लैम्डा की वैल्यू 4 पुट करने से एन की वैल्यू मेरी 9 हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 6 पुट करने से एन की वैल्यू मेरी 6 हो जाएगी, राइट। उसके बाद आगे ये 5 से डिवाइड नहीं हुआ, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, सीधा अब ये 9 से डिवाइड होगा। तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। आप समझ रहे हैं मैंने क्या किया, 2 पुट किया, 3 से भी डिवाइड हो रहा था, 4 से भी डिवाइड, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 6 ले लिया, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू जो है मेरी 4 आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए, हमें ये तब तक वैल्यूज डालते चले जाना है जब तक यहाँ से कोई वैल्यू हमारा मैच ना कर जाए। देखिए मैंने यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 9 डाली है, तो देखिए मेरी यहाँ पर एन की वैल्यू 9 है। तो मतलब अब मुझे ये रिवर्स में चलते जाना है, उल्टा लेते जाना है। कैसे, देखिए एन की लैम्डा की वैल्यू अगर मैंने 9 ली है तो एन की वैल्यू 4 आई है, राइट। अब मैं लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 12 लेती हूँ तो एन की वैल्यू 3 आएगी। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 18 लेती हूँ तो एन की वैल्यू 2 आएगी। और अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 36 लूँगी तो एन की वैल्यू 1 आएगी। और हम ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि एन की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होनी चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एन की मेरी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9, 12, 18 और 36। ये मेरी सारी एन की वैल्यूज़ हो सकती हैं। ये है मेरी एन की वैल्यूज़ जो मुझे निकालनी थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमेशा ध्यान रखना है एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव में नहीं डाल सकते हैं और वैल्यूज़ पुट करते चले जाना है। जैसे ही कोई नंबर रिपीट हो जाए तो उसके रिवर्स में जाना है, फिर हमें और ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लैम्डा 9 है, यहाँ पर एन की वैल्यू 9 है, तो मतलब ये वाले नंबर्स ही अब आगे यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 57 इज कॉन्ग्रुएंट x mod 4 फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। अब हमें क्या करना है, x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का क्वेश्चन है, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है 57 कॉन्ग्रुएंट x mod 4, राइट। चलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 57 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 57 माइनस एक्स जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और अगर ये मल्टीपल है तो 57 माइनस एक्स जो है वो 4 लैम्डा के इक्वल होगा, जहाँ पे लैम्डा जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। अगर मुझे एक्स की सारी वैल्यूज़ निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, 57 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, ये कर दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, क्योंकि लैम्डा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है
तो मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 पुट करती जाऊँगी और x की वैल्यू निकालती चली जाऊँगी। इससे क्या होगा, मुझे x की सारी वैल्यूज़ मिलेगी। लेकिन मुझे x की सारी वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, मुझे सिर्फ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 57 माइनस एक्स अपॉन में 4 लैम्डा, तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स अपॉन में 4 हो गया, राइट। अच्छा, लैम्डा क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। लैम्डा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता ही है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तो आता है लेकिन फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ नहीं आती है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ नहीं आती है, राइट। तो अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, तो 1 से डालना शुरू करते हैं। 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आती है, फ्रैक्शन में आंसर वैल्यू नहीं आती है, लैम्डा की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती है, तो मेरा वही आंसर होगा। अगर 1 पुट करने पे नहीं आता है, 2 पुट करेंगे। मतलब जब तक ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा, 4 से जब तक डिवाइड नहीं हो जाएगा, मुझे x की वो वैल्यू डालती चली जानी है और जिस पर ये डिवाइड हो जाएगा वही मेरी x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। आपको मेरी बात समझ आई, मैंने क्या बोला है, लैम्डा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, मतलब फ्रैक्शन में इसका आंसर नहीं आ सकता। अब यहाँ पर x की वैल्यू मुझे पॉजिटिव डालनी है, 1 2 3 इस तरह से डालते जाना है, वैल्यू पुट करते जाना है। जहाँ पर जाकर जिस नंबर पर ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा वही मेरी x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट। चलिए अब मैं पहले पुट कर लेती हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, लैम्डा 57 माइनस 1 अपॉन में 4, ठीक है। तो 56 हो गया, ये 4 डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो डिवाइड हो जाएगा, हाँ ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब देयरफॉर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x इज 1। x ये जो है हमारी इसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर सारी वैल्यूज़ निकालनी है तो हम x को एक साइड ले जाते हैं, अगर मुझे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा की वैल्यू मुझे बताएगी कि x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 mod 7। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है 4 का कॉन्ग्रुएंस क्लास mod 7 में। कॉन्ग्रुएंस क्लास या इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, मैंने मॉडुलो अरिथमेटिक के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस क्लास निकालनी है 4 की mod 7 में। तो कॉन्ग्रुएंस क्लास निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो सारे नंबर्स निकालेंगे जो 4 के साथ कॉन्ग्रुएंस होंगे mod 7 में। मीन्स वो सारे नंबर्स निकालने हैं जो 4 के साथ कॉन्ग्रुएंस होंगे mod 7 में, और फिर हम क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स का एक सेट बना देंगे, उसी सेट को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस क्लास, राइट। तो अब हमें क्या करना है, वो सारे नंबर्स निकालने हैं। वो नंबर्स हमें मालूम नहीं है जो 4 के साथ कॉन्ग्रुएंट है mod 7 में, तो हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट कर लिया, मान लिया कि x वो सारे नंबर्स हैं जो 4 के साथ mod 7 में कॉन्ग्रुएंट है, mod 7 में कॉन्ग्रुएंट है, राइट। चलिए तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 7, और अगर ये डिविजिबल है तो x माइनस 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, और अगर ये 7 का मल्टीपल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा जो है वो हमारा इंटीजर को बिलोंग करेगा। x की वैल्यू निकालनी है मुझे, 4 को इस साइड ले जाते हैं, 7 लैम्डा, लैम्डा इंटीजर को बिलोंग करेगा। क्योंकि लैम्डा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब मैं नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ, पुटिंग लैम्डा की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इस तरह से मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर पुट करते हैं, पहले 0 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 4 प्लस माइनस 7 हो जाएगा, राइट। कई बार मैंने समझाया है। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा,
फिर 21 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे नंबर्स चलते चले जाएंगे, राइट। ये आ गए हमारे वो नंबर्स जो 4 के साथ मॉड 7 में कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉन्ग्रुएंस क्लास बनाना है। कॉन्ग्रुएंस क्लास का मतलब क्या हुआ, हमें ये जो नंबर्स आए हैं ना, इनका सेट बनाना है। और सेट बनाने की नोटेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंस क्लास की नोटेशन क्या है, 4 का मुझे कॉन्ग्रुएंस क्लास बनाना है ना। 4 का कॉन्ग्रुएंस क्लास किसके साथ, 7 के साथ। तो यहाँ पे मुझे 7 लिखना है। ये होती है नोटेशन। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस क्लास की नोटेशन। चलिए अब सेट बना दीजिए। 4 लिख दीजिए, 4 + -7, 4 + -14, 4 + -21, 4 + -28 और सो ऑन। ये लीजिए। तो ये जो है ना, ये मेरी कॉन्ग्रुएंस क्लास है 4 के मॉड 7 में। यहाँ तक का क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सेम वैसे ही है, जहाँ पर हम x की ऑल वैल्यूज़ निकालते हैं, राइट। ये वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको एक सेट बनाना है, और ये है नोटेशन कॉन्ग्रुएंस क्लास या इक्विवेलेंस क्लास की। 4 की कॉन्ग्रुएंस क्लास निकाल रहे हैं, इसलिए 4 को ब्रैकेट में रखना है, मॉड 7 में, इसलिए 7 को यहाँ पर लिखना है, और इन सारे नंबर्स को ब्रैकेट में डाल देना है। तो ये बन जाएगी मेरी कॉन्ग्रुएंस क्लास। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड एडिशन मॉडुलो 7 इफ a and b are 12 and 6 रिस्पेक्टिवली। एडिशन मॉडुलो निकालना है जिसमें हमारी m की वैल्यू 7 है, a और b की वैल्यू जो है वो 12 and 6 है रिस्पेक्टिवली। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें m की वैल्यू दी हुई है 7, a की वैल्यू दी हुई है 12 और b की वैल्यू दी हुई है 6। अब एडिशन मॉडुलो निकालते कैसे हैं, देखिए नोटेशन होती है a प्लस, क्योंकि एडिशन है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर m और यहाँ पर b। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या है 12 प्लस m की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है 6। हमें ये निकालना है। अब इसको ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, 12 प्लस में 6 और मॉड 7, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 18, ये हो गया हमारा 18 मॉड 7, 18 मॉड 7। अब 18 को आपको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आ गया 4, रिमाइंडर आ गया 4, तो इसका आंसर भी आ गया हमारा 4। आइए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें m की वैल्यू दी हुई है 19, m की वैल्यू दी हुई है 19, a की वैल्यू दी हुई है 8 और b की वैल्यू दी हुई है 6। m की वैल्यू 19, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 6। हमें क्या निकालना है, एडिशन मॉडुलो। सिंबल है हमारा a प्लस m b, राइट। a की वैल्यू है 8 प्लस m मतलब 19 और b की वैल्यू है 6। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस में 6 मॉड 19, मॉड 19। ये क्या हो गया हमारा 14 मॉड 19। अब ये नंबर हमारा मॉड वाले नंबर से छोटा है, तो इसलिए हमारा आंसर 14 ही होगा, क्योंकि 14 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूँगी, 14 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूँगी तो 14 ही आएगा। तो ये हो गया मेरा इसका आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉडुलो 8 इफ a and b आर 15 and 4 रिस्पेक्टिवली। और सेकंड पार्ट है फाइंड सब्ट्रैक्शन मॉडुलो 12 इफ a and b आर 20 and 12 रिस्पेक्टिवली। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास m की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 15 और b की वैल्यू है 4। हमें क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन मॉडुलो। तो नोटेशन क्या है, a माइनस एम बी, ये है इसकी नोटेशन। a क्या है हमारा 15 माइनस m क्या है 8 और b क्या है 4। हमें ये निकालना है। चलिए 15 माइनस 4 मॉड 8, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो 15 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 11 आएगा, 11 मॉड 8। अब 11 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, 11 को अगर 8 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 3, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व।
सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग m की वैल्यू है 12, a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है 12। क्या निकालना है? a माइनस एम बी। ए की वैल्यू है 20 माइनस m की वैल्यू है 12, m की वैल्यू है 12 और b की वैल्यू भी है हमारी 12, b की वैल्यू भी है 12। तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 12 मॉड 12। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8 मॉड 12। अब क्योंकि ये नंबर हमारे मॉड वाले नंबर से छोटा है, इसलिए इसका आंसर हमारा 8 ही होगा। इसका आंसर हमारा 8 होगा। तो यहाँ पर 11 को 8 से डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर आ रहा है 3, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर 8 को 12 से डिवाइड करके हमारा 8 ही आएगा, तो इसका आंसर हो गया 8। चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आइए अब सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मीन्स एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 इफ ए एंड बी आर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली, और सेकंड पार्ट में कहा गया है फाइंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इफ ए एंड बी आर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमें m की वैल्यू दी हुई है 8, a की वैल्यू दी हुई है 5 और b की वैल्यू दी हुई है 7। m 8, a 5 और b 7। क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो नोटेशन a मल्टीप्लिकेशन m और b, इस तरह से हम डिनोट करते हैं, या फिर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं a यहाँ डॉट m और यहाँ पर b। हम इन दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट नोटेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। a की वैल्यू 5 इंटू में m की जगह 8, b की जगह 7। तो 5 इंटू में 7 मॉड 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 35 मॉड 8। 35 को 8 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 पे जाएगा, रिमाइंडर आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 3, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में m की वैल्यू है 6, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। क्या निकालना है? a क्रॉस m b। a की वैल्यू 2, m की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3। कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू में 3 मॉड 6। ये हो जाएगा हमारा 6 मॉड 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर 0। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 3 और सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 0। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रीड करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।